हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, जो हमने अपना सीटेट 2022 को तैयारी का एक क्रम शुरू किया है, एक सिलसिला शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी क्लास होगी 12वीं क्लास होगी। जी हां साथियों, आज हमारी क्लास 12 होगी, जिसमें हम अपने उस टॉपिक को कवर करेंगे जो हमने अपनी क्लास 11 में किया था, जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया था वहां पर, क्योंकि एक चैप्टर काफी बड़ा है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करेंगे अपनी इस क्लास में पार्ट 2 में। तो साथियों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जिसमें हम अपना सीटेट 2022 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस कवर कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने अपनी 11 क्लासेस कवर कर लिए हैं। अगर आपने साथियों अभी तक वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिलहाल हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं कृषि एवं फसल का पार्ट 2, जिसमें हम अपना टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसकी आज ये क्लास है 12वीं। तो हम पहले ही अपनी पिछली क्लास में जान चुके हैं कृषि क्या होता है, फसल किसे कहते हैं और फसल के कौन कौन से चरण हैं, आदि आदि चीजें हम अपनी पिछली क्लास में जान चुके हैं। तो अपने कुछ और बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण जो ईवीएस में क्वेश्चन बनाते हैं, उनकी तरफ आज हम अपना चलेंगे और उन टॉपिक पर, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जी हां साथियों, आज की क्लास का पहला बिंदु है बीहू। जी हां साथियों, जो बीहू है वो कहीं ना कहीं कृषि या फसल से संबंधित है। क्यों होने को, तो यह एक त्योहार का नाम है। जी हां साथियों, बीहू जो है वो असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बीहू असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह त्योहार जब चावल की नई फसल कटती है तो उसके उपलक्ष्य में माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असम के कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा या द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। जी हां साथियों, तो बिहू जो है वो चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बड़े ही रंग बिरंगे तरीके से अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर सुंदर आकृतियां और झलकियां इसमें बिहू में देखने को मिलती हैं। वही बात करें बिहू की, तो बिहू से पहले दिन को उरुका कहा जाता है। जी हां साथियों, 2 दिन का बनाया जाता है, जिसमें पहले दिन को उरुका कहा जाता है। इसमें बांस और घास से भेला घर बनाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बांस या घास से या घास फूस से मिलकर बनाया जाता है, जिसे भेला घर कहते हैं। यह अस्थाई शेड या छप्पर की तरह होता है, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं छप्पर की आकृति जैसा। ये अस्थाई शेड या छप्पर की तरह होता है क्या, हमारा भेला घर। उसी क्रम में अगर इसी की बात करें तो बोरा और चेवा। जी हां साथियों, बोरा और चेवा असम की खास प्रकार की चावल की किस्में हैं। जी हां साथियों, जो बोरा और चेवा है वो असम में पैदा होने वाले चावलों की कुछ खास किस्में हैं। बोरा चावल की विशेषता है कि वह पकने के बाद चिपचिपे से लगते हैं। बोरा चावल पकने के बाद चिपचिपे से लगते हैं। बोरा चावल से क्या बनाया जाता है, बोरा चावल से पीठा बनाया जाता है, जो असम की या कह सकते हैं यहां की विशेष प्रकार का एक भोज्य पदार्थ है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, चावल का यह पीठा है जो आपके सामने तस्वीर में आपको दिख रहा है। तो बोरा चावल पकने के बाद चिपचिपे से लगते हैं और इसी से एक यहां का विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, जिसे कहते हैं पीठा। इसी क्रम में बिहू के बारे में और विस्तार से जानेंगे, क्योंकि साथियों सीटेट में बिहू से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रिलेट करते हैं। तो आपको एक एक बिंदु बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई गलती ना हो। तो चेवा चावल को पकाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां साथियों, जो चेहा चावल है उसको पकाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि चेवा चावल को कढ़ाई में पकाया जाता है। उसे ताव कहते हैं और उसमें चावल पकते समय उसे केले के पत्तों से ढका जाता है। जी हां साथियों, औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। क्या पहनती हैं, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। उनके वस्त्रों का रंग पीला होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं।
सज धज के और बड़े लाल और पीले से कपड़े पहनकर ये अपने बिहू त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ढोल बजाकर गीत गाकर सभी मस्ती से झूमते हैं बिहू में। सभी को केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। रात भर सभी बेला घर में ही रहते हैं, जहां पर मैंने बताया था छप्पर जैसा होता है। फिर उसको अगले दिन क्या कर देते हैं, जो घास फूस का बनाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, भेला घर कहते हैं। और अगले दिन उठकर भेला घर और मेजी दोनों को ही जला दिया जाता है। जी हाँ साथियों, तो बिहू से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने जाने। ढोल बजाकर गीत गाकर सभी मस्ती में झूमते हैं। सभी को केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है। रात भर सभी लोग भेला घर में ही रहते हैं। अगले दिन उठकर भेला घर और मेजी दोनों को जलाया जाता है। तो ये साथियों बिहू से संबंधित और भी जानकारी है। अगली है भात शुक्तो। भात शुक्तो चावल और रसे वाली एक सब्जी का नाम है। और लूची और छोला दाल, जी हाँ लूची और छोला दाल ये भी असम के ही व्यंजन है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहली पिक्चर जो है वो भात शुक्तो की है, चावल और रसे वाली सब्जी की, और दूसरी में है लूची और छोला दाल, जो कि असम के एक महत्वपूर्ण या बहुत पसंद किए जाने वाले व्यंजन है। तो साथियों बिहू में एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं, काफी सारी बातें हैं तो एक बार फटाफट से इनको दोबारा से समझेंगे। तो हमारा बात करें बिहू की, तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ये चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। इससे पहले दिन को उरुका कहा जाता है। इसमें बांस और घास से बने भेला घर बनाया जाता है, जो एक प्रकार का अस्थायी शेड या छप्पर होता है। बोरा चावल यहाँ की और चेवा यहाँ के प्रमुख चावल हैं, जिनमें से बोरा चावल से क्या बनाया जाता है, पीठा बनाया जाता है। और चेवा चावल को कढ़ाई में बनाया जाता है, जिसको ताव कहा जाता है। और यहाँ पर भोजन जो है केलों से पत्तों पर ही खिलाया जाता है और ढका भी उन्हीं के माध्यम से जाता है। और इस त्योहार पर यहाँ की महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं और पीले रंगों के वस्त्रों को ओढ़ती हैं या पहनती हैं। ढोल बजाकर गीत गाकर सभी मस्ती में झूमते हैं। केले के पत्तों पर खाना खाते हैं। रात भर सभी लोग जागकर बेला घर के पास ही रहते हैं। अगले दिन उठकर बेला घर को और मेजी को दोनों को जला दिया जाता है। और इनके यहाँ की एक मुख्य व्यंजन है भात शुक्तो और लूची और छोला दाल। ये असम के मुख्य व्यंजनों में से एक है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है साथियों झूम की खेती। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये हमारा। सीटेट ईवीएस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और साथियों कूट के साथ पूछा जाता है तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको बताता चलूंगा वो किस प्रकार से इसमें चेंज कर देता है ड्राफ्टिंग और आप उत्तर गलत कर देते हैं। तो पहली बात करें तो झूम खेती की, तो ये मिजोरम में की जाती है। जो भारत में हमारे नक्शे में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा 7 सिस्टर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे भारत के नक्शे में ग्रीन पार्ट है, वहीं पर एक छोटा सा टुकड़ा पार्ट 7 सिस्टर जो हमारे 7 प्रदेश अलग हैं उनमें नीचे को एक रेड कलर का पॉइंट आउट हो रहा है, वही हमारा क्या है, मिजोरम है। तो झूम की खेती जो है वो मिजोरम में की जाती है। इस खेती में एक फसल के कटने के बाद या जब एक फसल को काट दिया जाता है तो जमीन को कुछ वर्ष तक खाली रखा जाता है। पहली बात, झूम की खेती मिजोरम में की जाती है। दूसरी बात, यहां पर फसल को कटने के बाद कुछ समय के लिए उसको खाली रखा जाता है। जब कुछ समय तक इन खेतों को या क्षेत्र को खाली रखा जाता है तो उसमें स्वतः ही अपने आप बांस या जंगल उगाता है। जंगल से मतलब घास फूस अपने आप उगाती है। तो उसे फिर क्या किया जाता है, बाद में उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसको थोड़ा सा गिरा करके वहीं पर ही इसको जला दिया जाता है। और फिर जो इसकी राख बनती है उसको प्रयोग जमीन में खाद के रूप में किया जाता है। और जमीन को इस तरह जलाया जाता है कि आसपास के पेड़ और जंगल ना जलें। वहीं इसके बाद इस जमीन में खेती की जाती है तो जमीन को जोतते नहीं है बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिलाते हैं। जी हां साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन में कर देता है कि वो मिट्टी को गहरा खोदते हैं और बल्कि एक्चुअल में आंसर यह है कि वो हल्का सा खोदते हैं। तो इस प्रकार से कूट में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत गलतियां हो जाती हैं हमारी जल्दबाजी में। तो याद रखना है कि मिट्टी को हल्का सा हिलाते हैं। उसमें बीजों का एक ही खेत में कई प्रकार के भी बीज बोए जाते हैं। तो एक और विशेषता कि इस झूम खेती में
एक समय में एक ही खेत में कई प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल। यहां की मुख्य फसल क्या है मिजोरम की? चावल है। और साथियों, जो झूम खेती के संदर्भ में इनका एक विशेष नियम है, जो कि क्या है कि इस खेती को करने के लिए मिजोरम में लॉटरी निकलती है। जी हां, लकी ड्रॉ निकाला जाता है कि कौन सा परिवार कितनी जमीन पर खेती करेगा, और सभी लोगों को बारी बारी खेती करने का मौका दिया जाता है। यानी कि मौका तो सबको मिलना है, लेकिन पहले किसको मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा, इसके संदर्भ में लकी ड्रॉ निकाला जाता है, या कौन कितनी जमीन पर करेगा आदि आदि के लिए। तो एक और इसकी विशेष बड़ी खास बात है कि यहां पर लॉटरी निकाली जाती है खेती के संदर्भ में। और एक और खास बात कि यहां पर जो जमीन में बुआई की जाती है, या जमीन की जो माप है वो किस प्रकार से की जाती है, तो इन्होंने इसका जो मापदंड वो ये सिद्ध किया हुआ है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं टीन, जिसमें हमारे यहां पर तेल आदि चीजों को भरा जाता है, रखा जाता है। तो ये टीन है, तो एक टीन में जितना बीज आता है, उस बीज को जितने क्षेत्रफल में बोया जा सकता है, उसी हिसाब से उतने भाग को, उस जमीन के भाग को जिसमें वो एक टीन अनाज या बीज को फैलाया जा सकता है बोने के संदर्भ में, उतना क्षेत्रफल इनके हिसाब से एक टीन जमीन कहलाता है। जी हां साथियों, यहां पर जमीन टीन में बोई जाती है। जैसे एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है, उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक टीन जमीन कहा जाता है। अब एक बार इसके सारे बिंदुओं पर फटाफट से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो झूम की खेती मिजोरम में की जाती है। इसमें क्या होता है, एक फसल को कटने के बाद दूसरी फसल तुरंत नहीं की जाती है, उसको कुछ समय के लिए खाली रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसमें जो भी बांस या जंगल या घास फूस पैदा हो जाती है, उसको उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि उसको वहीं गिराकर और उसमें आग लगा दी जाती है, और फिर उससे जो राख बनती है उसको ही उस खेत में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद जो खेत होता है उसको बहुत ही हल्का सा हिलाते हैं मिट्टी को, यानी कि बहुत गहरा है उसकी जुताई नहीं करते हैं। और एक ही समय में एक ही खेत में कई प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल। और साथियों, यहां पर जो इनकी मुख्य फसल है वो चावल है, और यहां पर खेती करने के लिए मिजोरम में यानी कि लॉटरी निकाली जाती है कि किसको खेती करने का मौका मिलेगा, किसको कितनी जमीन मिलेगी, आदि आदि बारी बारी से सबको इस प्रकार से लॉटरी के माध्यम से मौका दिया जाता है। और वहीं साथियों, यहां पर जो जमीन में बीज बोया जाता है, जो जमीन की माप है वो एक टीन बीज के आधार पर की जाती है। तो ये साथियों हुआ झूम खेती हमारा। चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है साथियों उड़ीसा के कालाहांडी। जी हां साथियों, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है। बिल्कुल याद रखना है, भारत में नक्शे में आप देख रहे हैं रेड रेड स्पॉट है, वो उड़ीसा के लिए है, और उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे ज्यादा, जी हां साथियों, ये उड़ीसा का कालाहांडी एक जिले का नाम है जहां पर सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है। अगला है एग मार्क। एग मार्क क्या होता है? तो साथियों, जो भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, उनसे संबंधित यानी कि जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, उनकी गुणवत्ता को, उनकी क्वालिटी को प्रदर्शित करने के लिए जो एक प्रकार का निशान है जो भारत सरकार का होता है, उसी को एग मार्क कहा जाता है। जी हां साथियों, एग मार्क जो है एक प्रकार का निशान है जो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को या क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। अर्थात जिस पर एग मार्क लगा हुआ है, समझ लीजिए वह कृषि उत्पाद हमारे लिए यूज करने के लायक है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या दोष नहीं है। इट इज यूजेबल फॉर अस, यानी कि इसको हर तरीके से वेरीफाइड किया हुआ है, सभी मानकों पर ये एक खरा साबित हुआ है, इसलिए ही उसको एग मार्क उपलब्ध किया जाता है। साथियों, वहीं इसी के साथ एक और मार्क जान लेते हैं, FSSAI, जो कि हमारा ये भी एक फूड से ही संबंधित एक
मार्क है, जो कि हमारा जो भी फूड सेक्टर या फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको अपने भोजन की गुणवत्ता संबंधी चीजों के संदर्भ में ये उपलब्ध कराया जाता है FSSAI मार्क। और जो हमारा एग मार्क है वो पर्टिकुलर भोजन संबंधी कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला है साथियों कृषि में पालन या कल्चर। जी हाँ साथियों, बहुत हमारा क्वेश्चन आता है, सीटेट में भी आता है, यूपीटेट में भी आता है और अक्सर सामान्य एग्जाम्स जितने भी जनरल कंपटीशंस हैं उन सभी में देखने को मिल जाता है कि अक्सर पूछे जाते हैं कल्चर, कि इस कल्चर में किसका पालन किया जा रहा है। तो कृषि में बहुत सारे पालन है या कल्चर हैं, तो उनमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा कल्चर है, अर्थात इसमें किनका पालन किया जा रहा है या किससे संबंधित ये होता है। तो उसी क्रम में पहला है एपीकल्चर, सबसे अधिक पूछे जाने वाला। सीटेट ने भी बहुत बार पूछा है कि एपीकल्चर क्या है। तो एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ये साथियों, हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं क्योंकि इससे हमें शहद, मोम आदि प्राप्त होता है। तो एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, और जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। उसी क्रम में साथियों हमारा अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन। जब हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं सिल्क उत्पादन के लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। तो सेरीकल्चर साथियों बिल्कुल भी भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर। बात करें मॉरिकल्चर की, तो देखिए रेशम कीट जो है हमारा वो शहतूत पर ज्यादा आकर्षित होता है। तो जब रेशम कीट की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए हमें शहतूत की कृषि करनी होती है। तो जब हम रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि करते हैं तो उसे मॉरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि मॉरिकल्चर कहलाती है। उसी क्रम में है हमारा अगला विटीकल्चर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर हरे हरे अंगूर हैं। तो साथियों जब व्यापारिक स्तर पर अर्थात एक साथ बहुत सारे जब अंगूर के पौधे यानी कि बेल भी कह सकते हैं जब लगाते हैं और उस प्रकार से जब हम इनकी खेती करते हैं या काम करते हैं तो उसको विटीकल्चर कहा जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो विटीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती को ही हम विटीकल्चर कहते हैं। अगला है पिसीकल्चर। जी हाँ साथियों, याद रखना है पिसीकल्चर, क्योंकि याद रखना है पिसी में मछली पालन है, लेकिन ये छोटे स्तर पर है जहां पर हम कृत्रिम रूप से जल को इकट्ठा करके मछलियों का पालन करते हैं। तो वह हमारा पिसीकल्चर कहलाता है, जिसमें हम जल की व्यवस्था कृत्रिम रूप से करते हैं, अर्थात तालाब आदि बना करके उसमें पानी भर के और वहां पर मछलियों का पालन करते हैं। तो वह हमारा पिसीकल्चर कहलाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात करें हम मैरीकल्चर की, तो होने को तो यहां भी मछलियां आदि का को ही प्राप्त किया जा रहा है या पालन किया जा रहा है, लेकिन मैरीकल्चर में और भी सारे जीव शामिल हो जाते हैं और यह जो है समुद्र में पाए जाने वाले जीव या मछलियों से संबंधित पालन इसमें होता है। तो मैरीकल्चर क्या है? हमारा समुद्री जीव पालन है, और पिसीकल्चर मत्स्य पालन, जो कि हम शॉर्ट या छोटे रूप में या कृत्रिम रूप से जल की व्यवस्था करते हुए इसको करते हैं। जब प्राकृतिक जल संसाधन में हम जीव पालन कर रहे हैं, समुद्री जीव पालन कर रहे हैं, तो उसे मैरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर जब फूल फलों की फूलों के नहीं साथियों, फलों के उत्पादन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। जब व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन किया जाता है तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगर फूलों का किया जाएगा तो फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। अगला है सिल्वीकल्चर। बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशंस में। तो सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वन संवर्धन से। जी हां, जो वन है उनको बढ़ाने से, उनको ग्रोथ करने से संबंधित जो हमारा कल्चर है वह सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर यानी कि
वन संवर्धन। ऑलिवी कल्चर क्या है? तो ऑलिवी कल्चर का मतलब है जब व्यापारिक स्तर पर या बड़े स्तर पर जैतून की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? जैतून की खेती की जाती है, तो उसे ऑलिवी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ऑलिवी कल्चर क्या है? हमारा व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती को ही ऑलिवी कल्चर कहा जाता है। इसी क्रम में अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर यानी कि केंचुआ पालन। वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि केंचुआ जो है वो मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी को खाने के बाद जो तैयार करते हैं मिट्टी को भुरभुरा भी कर देते हैं, और साथ ही जो वेस्ट के फॉर्म में मिट्टी को ये उत्पन्न करते हैं वो बहुत ही पोषक तत्व उसमें शामिल होते हैं और फसल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए केंचुओं का पालन किया जाता है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व और उसकी उर्वरता आदि चीजों को बढ़ाया जा सके, एक अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। तो उसके संदर्भ में एक कल्चर है या कार्य है, उसको कहते हैं वर्मी कल्चर अर्थात केंचुआ पालन। तो केंचुआ पालन कह सकते हैं वर्मी कल्चर, जिससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। साथियों, इसी क्रम में हमारे सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक और बिंदु है जो कृषि से संबंधित है और अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी कृषि भारत के किस स्थान पर की जाती है या इस स्थान पर किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं खराब होने देना है। तो चलते हैं उन्हीं की ओर, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, पहला ही आपके सामने झूम खेती। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो झूम खेती है वो मुख्य रूप से हमारे मिजोरम आदि में की जाती है, लेकिन साथियों इसी के साथ साथ और भी जोड़ना चाहें तो मेघालय या नागालैंड भी इसमें शामिल होंगे, या क्योंकि वो वहीं के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। तो झूम खेती भारत में कहां की जाती है? तो भारत के पूर्वी भारत में, जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें झूम खेती की जाती, खेती या कृषि की जाती है, जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि, इसमें हमारी झूम कृषि की जाती है। बात करें बेवार कृषि की, बेवार कृषि हमारी बुंदेलखंड में ज्यादा फेमस है, यानी कि की जाती है। तो बेवार कृषि जो पद्धति है वो बुंदेलखंड में है। और दीपा कृषि की चर्चा करें तो दीपा कृषि हमारी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दीपा कृषि छत्तीसगढ़। और वहीं पोडू कृषि, पोडू कृषि हमारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो पोडू कृषि याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। लद्दाख कृषि, लद्दाख कृषि ये भी एक साथियों कृषि का प्रकार है। लद्दाख कृषि हमारे मलेशिया में की जाती है। तो मलेशिया में लद्दाख कृषि की जाती है। और रोका कृषि साथियों भारत के अलावा बाहर की भी शामिल की गई है इसमें एक दो, तो बिल्कुल भी चिंता होने की जरूरत नहीं है कि तो भारत के नाम नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछ लेता है बाहर के भी कुछ, क्योंकि कुछ खास और ऐसी कृषियां हैं जो कुछ विभिन्न प्रकार से डिफरेंशिएट बिल्कुल अलग तरीके से कृषि करने का इनमें तरीका है, इसलिए एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो लद्दाख कृषि हमारी मलेशिया से संबंधित है, और वहीं हमारी जो रोका कृषि है वो ब्राजील से संबंधित है। रोका कृषि ब्राजील से संबंधित है। तो साथियों इसी के साथ हमने अपने चैप्टर कृषि एवं फसल की आज क्लास पार्ट 2 की, जिसमें हमारी क्लास टोटल क्लासेस के क्रम में 12वीं क्लास थी। तो इसी के साथ हमारा जो फसल एवं कृषि या कृषि एवं फसल जो हमारा चैप्टर था वो यहीं कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम इससे आगे के अपने चैप्टर्स को अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली या जो नई क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अपने एक नए टॉपिक पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and share the video and please subscribe the channel.